हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। तो यह लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। फर्स्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताया था। सेकंड वाले में जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगता है, मतलब जो कंजर्वेशन वहाँ पे लगता है वो सब के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके लिए क्यू वैल्यू की यहाँ पर गणना करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्यू वैल्यू इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है क्यू वैल्यू, इसकी गणना कैसे करते हैं यहाँ पे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ। हेडिंग क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू होता क्या है वो देखो। तो क्यू वैल्यू जो है एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। या फिर अगर शब्दों में लिखना चाहो, बुक के लैंग्वेज में अगर परिभाषा बताऊँ तो क्या हो जाएगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या फिर कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं या फिर जो कण उत्सर्जित होता है और जो नाभिक उत्पादित नाभिक बनता है उनका गतिज ऊर्जा का योग को यदि मैं प्रक्षेप्य कण के गतिज ऊर्जा से मैं माइनस कर दूं तो जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्यू वैल्यू बोलेंगे। समझ में नहीं आया, एक बार बताते हैं यहाँ पे, समझ में आएगा। देखो कोई भी एक रिएक्शन ले लो, जैसे कि स्टैंडर्ड रिएक्शन को ही लेते हैं। जैसे क्या बताया था मैं, कोई भी एक ऊर्जा युक्त कण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, किसी एक एक्स नाभिक में बम्बारमेंट करवाएंगे या फिर एक्स नाभिक पर ये क्या होगा, टकराएगा, जिससे क्या होते हैं एक अन्य कण बी उत्सर्जित होगा। साथ में ये जो एक्स नाभिक है ये बदल कर किसी दूसरे नाभिक में बदल जाएगा। तो ये वाई इसको ले दिए, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लोग कोई एक रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें से ये वाला जो रिएक्शन, ये वाला जो कण है इसको क्या बोलते थे हम लोग, प्रक्षेप्य कण बोलते थे, ठीक है, प्रक्षेप्य कण। और ये जो एक्स था जो कि विरामावस्था में रहता है, ठीक है। तो विरामावस्था में रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल नाभिक, मूल नाभिक। और यहाँ पे जो वाई जो नया यहाँ पे नाभिक बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादित नाभिक, उत्पादित नाभिक। और ये जो बी जो कण निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्गत कण बोल सकते हो या फिर उत्सर्जित कण भी बोल सकते हो। तो मैं अभी उत्सर्जित कण लिख देता हूँ, ठीक है। ये उत्सर्जित कण, साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। और मान लो किसी रिएक्शन में गामा कण भी अगर उत्सर्जित हो रहा है तो यहाँ पे फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग गामा कण उत्सर्जित नहीं करवा रहे हैं, इतना आप लोग को पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो पिछला जो लेक्चर है उसमें आप लोग देख लेना, उसमें पूरा यहाँ पे डिटेल में बात किए थे, ठीक है। या इंग्लिश में बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये जो कि एनर्जी युक्त रहता है, ये एक्स का मतलब एक्स पार्टिकल पर क्या, एक्स नाभिक पर क्या होगा, आपतित होगा, ठीक है। ये मूल नाभिक हो जाएगा। उसके बाद ये निर्गत कण या इमर्जेंट पार्टिकल बोल सकते हो। और ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये पेरेंट न्यूक्लियाई, इंग्लिश में बात करोगे तो, ठीक है। तो क्यू वैल्यू का परिभाषा अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में उत्पादित नाभिक का गतिज ऊर्जा और उत्सर्जित कण की गतिज ऊर्जा का योग प्रक्षेप्य कण की गतिज ऊर्जा का अंतर क्यू वैल्यू के बराबर में होती है, ठीक है। इन दोनों की गतिज ऊर्जा का हम लोग योग कर लेंगे, उसको माइनस कर दूंगा मैं प्रक्षेप्य कण की गतिज ऊर्जा से, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या रहेगा, हमारा क्यू वैल्यू रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो क्यू वैल्यू को जैसे मैं अगर फार्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये प्रक्षेप्य कण है इसके लिए हमको इसको मास को, मतलब सभी के लिए मास को हमको मानना पड़ेगा। तो मैं लेट से मैं मान लेता हूँ प्रक्षेप्य कण का मास क्या है, एम ए है, ठीक है, स्मॉल एम ए है, ठीक है। और जो x है इसके लिए मैं मास मान लेता हूँ एम एक्स, ठीक है। y के लिए क्या मान लेता हूँ, एम वाई है, और इसके लिए एम बी है। ये सब क्या है, हमारा विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान, ठीक है। और दूसरा क्या मान लेते हैं हम लोग, इसका गतिज ऊर्जा को भी मान लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा इसके लिए क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ठीक है। ये ए है तो ए नीचे में लिख दिया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, इसके लिए ई वाई और इसके लिए ई बी। ये क्या है, हमारा गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है। तो अब बताओ क्यू वैल्यू का मैं अगर फार्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, उत्पादित नाभिक का
गतिज ऊर्जा और उत्सर्जित कण की गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग को प्रक्षेपक कण की गतिज ऊर्जा से मैं माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाता है, क्यू वैल्यू आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ई वाई है, तो ई वाई प्लस ई बी, इन दोनों की गतिज ऊर्जा को मैं जोड़ दिया, उसको माइनस कर दूंगा प्रक्षेपक कण की गतिज ऊर्जा से। यहाँ पे ई एक्स नहीं होगा ना, ये एक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मूल नाभिक है वो विरामावस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा तो मोमेंटम भी नहीं होगा, मोमेंटम ही नहीं है तो वहाँ पे फिर एनर्जी नहीं रहता। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है ना इन तीनों के लिए बस रहेगा, इसके लिए नहीं रहता क्योंकि ये विरामावस्था में रहता है। तो क्या बोल रहा था मैं, ई वाई प्लस ई बी को मैं जोड़ दूंगा और उसको ई ए से माइनस कर दूंगा प्रक्षेपक कण की गतिज ऊर्जा से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्यू वैल्यू का मान निकल जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, क्यू वैल्यू का फार्मूला आ गया। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मास के फॉर्म में, और जो भी यहाँ पे एक टर्म आएंगे प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, उसके टर्म में यहाँ पे हमको इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर फार्मूला बोलोगे तो क्या हो जाएगा, उत्पादित नाभिक की गतिज ऊर्जा और उत्सर्जित कण की गतिज ऊर्जा का योग को मैं प्रक्षेपक कण के गतिज ऊर्जा से माइनस कर दूँ तो जिसके बराबर आएगा वो क्या रहेगा, क्यू वैल्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मान लो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे बताया था कि जैसे कि ए जो है किसी एक्स से टकराएगा और वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो क्या होता है, फोटॉन रिलीज करता है। अगर वैसा वाला रिएक्शन है तो वहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, फोटॉन भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर लास्ट में क्या यहाँ पे कैसा हो जाएगा उसका रिएक्शन, ई वाई प्लस ई बी प्लस एच न्यू माइनस ई ए हो जाएगा। तो कुछ इस टिप से उसका क्यू वैल्यू का गणना होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप लोग निकाल सकते हो। अभी हम लोग स्टैंडर्ड इसको लेके चल रहे हैं, अगर उसको भी अगर निकालना रहता तो फिर इस टिप से निकालते। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 दे सकता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 नंबर दे दिया। इसके बाद हम लोग जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े थे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोल रहा था कि जो उत्पादित नाभिक और उत्सर्जित कण है इन दोनों के जो एनर्जी है वो इस साइड के एनर्जी के बराबर होना चाहिए, तभी वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। मतलब उत्पादित नाभिक का एनर्जी, मतलब उत्पादित नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तथा उत्सर्जित कण का द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उनका योग प्रक्षेप्य कण के गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा तथा मूल नाभिक के द्रव्यमान ऊर्जा का योग के बराबर होना चाहिए। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पिछला लेक्चर को बहुत ही छोटा लेक्चर है, उसको 2 मिनट जाके देख लेना, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। पहला ही टॉपिक है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन, उसी को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 दे दिया। अब समीकरण 2 मेरे को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लाऊँगा उसको देखो, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन से या फिर ऊर्जा संरक्षण से। तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण, ये होता है my/c² प्लस EY। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जो ऐसा था ना रिएक्शन A + x = y + b। तो पहले अभी इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए द्रव्यमान ऊर्जा हो गया प्लस ये गतिज ऊर्जा हो गया। उसके बाद ये भी है इस साइड में, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, mBc² प्लस EB। ठीक है, ये हो गया इसके लिए द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब इसको हमको क्या करना है, इसके द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से माइनस करना है। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, किससे, इसके द्रव्यमान ऊर्जा मतलब MAc²। ठीक है, और प्लस में गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा EA हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ इसका क्या रहेगा, सिर्फ द्रव्यमान ऊर्जा बस रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास गतिज ऊर्जा नहीं है, मैंने बताया विरामावस्था में रहता है, इसलिए इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, द्रव्यमान ऊर्जा बस रहेगा। तो द्रव्यमान ऊर्जा रहेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, इसको लिख सकते हैं mx या फिर कैपिटल MXc²। तो इस टिप से क्या होता है, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होता है। या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हटा देना, ये कुछ इस टिप से। तो ये हमारा क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन था। राइट साइड में जो ऊर्जा का मान था वो लेफ्ट साइड में ऊर्जा के मान के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे सकता हूँ, समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ तो आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हो, EY और EB इसको मैं रखता हूँ और जो EA है इसको मैं इधर ले आता हूँ।
तो ये ई ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो जो बचा उसको मैं उधर भेज देता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या बचता है। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है पहले से, एम ए सी स्क्वायर प्लस एम एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे से ये वाला माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम वाई सी स्क्वायर, और ये वाला भी माइनस में जाएगा तो क्या बचेगा, एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। इतना बच जाएगा। अब इसको आप लोग दे दो समीकरण नंबर 3। इसके बाद समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2, दो नहीं 1, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 3 को देखो। 3 से क्या दिख रहा है, यहाँ पे ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, या फिर ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, दोनों सेम चीज़ है। तो मतलब क्यू वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके बराबर में लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का इसमें आर एच एस इसके एल एच एस से बराबर है, तो क्यू वैल्यू को मान मैं सीधा ये लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, अतः क्यू वैल्यू या फिर क्यू बस लिखो, क्या हो जाएगा पूरा ये टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर से आप लोग चाहो तो सी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि सबके साथ सी स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए और प्लस एम एक्स, ठीक है, माइनस एम वाई, और ये हो जाएगा माइनस एम बी, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गया, हमारा क्यू वैल्यू का मान आ गया। तो इस टिप से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू वैल्यू को मान निकाल सकते हैं। ये तो अभी जनरलाइज्ड फार्मूला निकाल रहे हैं, अभी और बड़ा सा फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा सॉल्व करना बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं, आप लोग नोटिस करो, ये क्या चीज़ है, एम ए प्लस एम एक्स, एम ए प्लस एम एक्स, मतलब जो वहाँ पे भाग ले रहे हैं क्रिया में, उसका ये क्या है, द्रव्यमान है। और ये एम वाई माइनस एम बी, ये क्या चीज़ है, इसको देखो इस तरीके से और लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एम एक्स प्लस एम ए, ऐसे लिख सकते हो। माइनस, यहाँ से माइनस में कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, एम वाई प्लस एम बी, माइनस चूँकि कॉमन निकाल दिया हूँ, और बाहर में क्या है अपना सी स्क्वायर है। तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, क्रिया में भाग लेने वाले जो कण है उसका क्या है, ये द्रव्यमान है, और जो बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं बाद में, उसका द्रव्यमान है। तो भाग लेने वाले जो कण है उसका द्रव्यमान, और जो बन रहे हैं उसका द्रव्यमान, इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो किसके बराबर में आता है, द्रव्यमान क्षति के बराबर में आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, जब मैं बताया था पिछला जो लेक्चर था, और बहुत पहले का लेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या दर्शा रहा है, ये द्रव्यमान क्षति को दर्शा रहा है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ तो लिख सकता हूँ ना, डेल एम, और लास्ट में क्या है, सी स्क्वायर। तो क्यू वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर। और ये हमारा कुछ जाना पहचाना सा फार्मूला है, ठीक है। कौन सा वाला, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। जब क्यू, वहाँ पे हम लोग क्यू वैल्यू, उसका बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकाले थे, या द्रव्यमान क्षति का वैल्यू निकाले थे, तो ये वाला फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो जो क्यू वैल्यू है क्या है, एक हिसाब से एनर्जी ही है। गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो ये बोल सकते हो कि बंधन ऊर्जा ही है, ऐसा समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो डेल एम सी स्क्वायर, तो मतलब यदि हम लोग इसका क्यू वैल्यू का यदि कई बार पूछ देगा ना कि बंधन ऊर्जा, मतलब बंधन ऊर्जा और क्यू वैल्यू क्या अलग अलग है, तो नहीं, एक ही चीज़ है, डेल एम सी स्क्वायर। क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, एक हिसाब से मास डिफेक्ट को ही तो शो कर रहे हैं ना, और उसमें सी स्क्वायर गुणा हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूला से हम लोग बंधन ऊर्जा निकालते थे। तो ये भी क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू वैल्यू बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग का मेन टारगेट क्या है, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि क्यू वैल्यू कैसे गणना करते हैं, इस फार्मूला की मदद से गणना करते हैं। अब इस फार्मूला में हमको एम ए, एम एक्स, एम वाई, एम बी, ये सब का मान पता रहेगा, तो हम लोग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, क्यू वैल्यू की गणना रहेगा। उसमें हम लोग कोई भी एक वो लेंगे, एक रिएक्शन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि क्यू वैल्यू का मान क्या आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्यू वैल्यू की गणना का, ठीक है। तो क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्यू वैल्यू की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी बताया कि जो ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए करेंगे तो हमारे पास क्यू वैल्यू का मान आ जाता है। अभी बताया ना, क्यू वैल्यू बराबर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं ई बी प्लस ई वाई, इसके गतिज ऊर्जा में से मैं जो प्रक्षेप कण है इसके गतिज ऊर्जा को माइनस कर दूंगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, क्यू वैल्यू का मान आ जाएगा। इसको फिर हम लोग दूसरे फॉर्म में भी निकालें, अभी मास के फार्मूला में, मतलब मास के फॉर्म में, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, हम इसको पर्टिकुलर इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी एक रिएक्शन लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, तो यहाँ पे रिएक्शन मैं बनाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल ए है जो कि ऊर्जा युक्त है, ठीक है। ये क्या करेगा, गति करेगा।
इसको वेलोसिटी मैं नाम देता हूँ वी ए वेलोसिटी से गति कर रहा है, किसी एक्स नाभिक पर क्या करेगा, ये इंसिडेंट होगा, या एक्स नाभिक पर क्या होगा, ये बम्बार्डमेंट कराएंगे इसका, ठीक है, जो कि विरामावस्था में रहता है। विरामावस्था में रहता है मतलब उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा। अब क्या होगा, इसके साथ ये क्रिया करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। उसके बाद ये जो एक्स पार्टिकल है या फिर जो एक्स नाभिक है, ये किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि वो जो नाभिक है वो वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये इसको वाई में कन्वर्ट हो गया, और इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि ये दूर फेंकाएगा, मतलब इसका कुछ वेलोसिटी आएगा इसमें, ठीक है। पहले तो विरामावस्था में था, लेकिन अब ये जैसे ही इसे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा। मान लेता हूँ मैं इसका जो वेलोसिटी है वी वाई है, और यहाँ पे जो ए पार्टिकल था ये अब क्या हो जाएगा, किसी दूसरे नाभिक में या फिर किसी दूसरे पार्टिकल में बदल जाएगा। तो मान लेता हूँ मैं बी में बदल गया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से मैं क्या कर दिया, इसको शो कर दिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लूँ बी। तो इसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये भी गतिशील रहेगा, ये तो पहले से गतिशील था, बाद में तो और गतिशील हो ही जाएगा जब टकराएगा। तो इसका मैं वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ वी बी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ये अपना इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन टकरा के इधर इधर चले गया, तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा यहाँ से। तो मान लेता हूँ मैं कि जो नाभिक है, उत्सर्जित जो कण है, ये क्या है अपना, उत्सर्जित कण है, उत्सर्जित कण है। तो ये इस एक्सिस से या एक्स एक्सिस से मान लो थीटा कोण पर क्या हो रहा है, ये प्रतिक्षिप्त हो रहा है, या फिर थीटा कोण पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये थीटा कोण आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार वाई के बारे में बात करें तो ये एक्स दिशा से कितना में हो रहा है, तो ये फाई कोण पर क्या हो जाएगा, प्रतिक्षिप्त हो जाएगा। प्रतिक्षिप्त हो जाएगा मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकराकर दूसरे दिशा में ये चले जाते हैं। तो ये दोनों हम लोग मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से अब थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, इसलिए ये इतना सारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखो। तो अब थोड़ा मैथ्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इसको मैं ये जो है इसको मैं दो घटकों में विभाजित कर सकता हूँ। कौन कौन से घटक में, तो पहला वाई एक्सिस में हो जाएगा, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, एक्स को इधर लिख लो, ठीक है। तो ये यहाँ से पस से टकराएगा, इसको थोड़ा ऐसा बना लो, ये ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये एक घटक होगा और ये एक दूसरा घटक होगा, इसके लिए, इस पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार ये वाला जो नाभिक है, इसके लिए भी दो घटक में योजित कर सकते हैं, पहला ये वाला घटक, दूसरा ये वाला घटक। तो इसको भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा, जिसके साथ कोण रहता है उसके साथ कॉस वाला घटक जाता है, और जिसके साथ कोण नहीं रहता उसके लिए साइन वाला घटक जाता है। तो सबसे पहले बताओ, इसके लिए मैं दो घटक में योजित किया हूँ, तो उसको वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। ये आप लोग ने पढ़ा होगा गणित में, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बात करें तो ये भी दो घटकों में विभाजित हो रहा है, ये पहला ये दूसरा। तो जिसके साथ कोण रहता है, एंगल जो जिसके साथ बनता है जिस घटक के साथ, उसको हम लोग कॉस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई कॉस फाई। इस बार एंगल क्या है, फाई है, तो यहाँ पे फाई ले लिए। उसी प्रकार यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, वी वाई साइन फाई, ठीक है। तो मतलब इसका भी वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया डायग्राम में। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बता देता हूँ अच्छे से। क्या हुआ था, ए जो था वो एक्स से टकराया और किस में कन्वर्ट हुआ, वाई प्लस बी में, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेपक कण बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल नाभिक, इसको बोलते हैं उत्पादित नाभिक, और इसको बोलते हैं उत्सर्जित कण। अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं कि इसका मास कितना है, एम ए है, इसका मास एम एक्स है, इसका मास एम वाई है, और इसका मास क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा को भी मान लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसके लिए ई ए हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा 0 रहेगी, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, ई वाई रहेगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, ई बी रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी इसको बताया था, सेकंड लेक्चर में भी बताया था, ये थर्ड लेक्चर में ये दूसरी बार, इसके पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो ये याद हो जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं, इसी टर्म में ही हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो, मैं यदि एक्स दिशा के बारे में बात करूँ या एक्स एक्सिस के बारे में बात करूँ, एक्स दिशा में, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक्स दिशा में, अब जो एक्स दिशा में आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कंजर्व कराएंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए पार्टिकल है, प्रक्षेपक कण है, इसका द्रव्यमान और वेग, इसको मैं गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा, संवेग बनेगा। द्रव्यमान P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो इसके पास इसका मास है, हमारे पास वेग भी है, तो इन दोनों को मैं गुणा करूँगा तो पी ए निकल जाएगा, मतलब प्रक्षेपक कण का मोमेंटम निकलेगा। तो जो प्रक्षेपक कण का मोमेंटम है
और x वाला जो नाभिक है उसका मोमेंटम है, इन दोनों का योग y वाले और b वाले इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ये कहाँ से आया? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था वहाँ से, ठीक है। मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इन दोनों का योग इसके मोमेंटम और इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना ये विरामावस्था में है तो इसका मोमेंटम तो होगा ही नहीं, मतलब सिर्फ इसी बस का मोमेंटम, इसका मोमेंटम इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से आया हुआ है, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखो अभी हम इसका तो जीरो हो गया तो इसको तो छोड़ ही दो, एक्स को छोड़ दो, ठीक है। अब बच गया सिर्फ ए वाला, तो इसका मोमेंटम पहले निकालते हैं। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम कैसे निकालते हैं? m इंटू वी से। तो इसका मास क्या है? एम ए, या स्मॉल एम है ना, तो स्मॉल एम ए हो जाएगा इंटू वी ए। इसका वेलोसिटी क्या है? वी ए है, ठीक है। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का हो गया, अब राइट साइड का देख लेते हैं। तो राइट साइड में इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों का योग, तो उसका मोमेंटम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है उसका? एम वाई है, और वेलोसिटी क्या है? वी वाई है, ठीक है। दोनों कैपिटल वाई है, आप लोग देख लेना, स्मॉल भी लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाई तो एक ही जगह में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस क्या करूँगा मैं? इसका मोमेंटम को जोड़ दूंगा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम बी, और ये क्या हो जाएगा? इसको वेलोसिटी क्या है? वी बी है। तो ये समीकरण हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? एक्स दिशा के बारे में बात कर रहे थे। मतलब जो सिर्फ एक्स दिशा में आ रहा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस बना लेना, ये क्या है हमारा? एक्स है और ये वाई है। तो एक्स दिशा में सिर्फ जो मोमेंटम मतलब जो वेलोसिटी आ रहा है उसको बस लेना है। अभी हम लोग वी बी और वी वाई को लिए थे, जो कि गलत है, ठीक है। अगर एक्स दिशा के बारे में बात कर रहे हैं तो जो एक्स दिशा में जो वेलोसिटी आ रहा है ना उसको बस लेंगे। तो यहाँ पे वी वाई की जगह में मैं क्या लूँगा? जो इसके लिए एक्स दिशा में घटक है ये वाला, और क्या है इसका वैल्यू? वी वाई कॉस फाई है। तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा वी वाई कॉस फाई। समझ में आया क्या? यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग इसको लिए थे, लेकिन ये दो घटकों में वियोजित हो गया है, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। अभी हम लोग एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, तो एक्स दिशा वाला वेलोसिटी लेना पड़ेगा। एक्स दिशा वाला वेलोसिटी क्या है? वी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वी बी ना लिख के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? वी बी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। आई होप मैं कुछ ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, शायद मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको मत लिखना, ये मैं समझाने बस के लिए लिखा हूँ। तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ एम ए वी ए इक्वल टू ये वाली इक्वेशन। तो इसको मैं समीकरण दे दो आप लोग फर्स्ट। अब बात करते हैं वाई दिशा में, ठीक है। तो वाई दिशा में देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसके और इसके बारे में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? चूँकि ये इसके लिए वाई दिशा में कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं है, ये सिर्फ एक्स दिशा में वेलोसिटी है, इसके पास एक्स दिशा में गति कर रहा है, वाई में तो कर ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। और इसके लिए ये तो गतिशील है ही नहीं, ये तो विरामावस्था में ही है, तो उसके लिए भी मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मतलब इस बार क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में इसके लिए भी जीरो हो गया, इसके लिए भी जीरो हो गया। लेकिन राइट हैंड साइड में बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? वाई के लिए वाई घटक है, मतलब ये जो वाई नाभिक है इसके लिए वाई घटक है हमारे पास वी वाई साइन फाई, मतलब इसके लिए वेलोसिटी है, मास भी है, तो इसके लिए मोमेंटम तो आ जाएगा। बात करें बी के लिए, तो इसके लिए भी वेलोसिटी है वाई घटक में वी बी साइन थीटा, तो इसके लिए भी मोमेंटम आ जाएगा। मतलब इन दोनों के लिए मोमेंटम रहेगा, इसके और इसके लिए मोमेंटम जीरो हो जाएगा वाई दिशा में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? LHS में सीधा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी मोमेंटम जीरो, इसके लिए भी मोमेंटम जीरो। बात करें इसके लिए, तो इसके लिए मोमेंटम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मास लिखेंगे, तो वाई के लिए मास क्या है हमारे पास? एम वाई है, और वेलोसिटी क्या है? वी वाई साइन फाई। प्लस इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर प्लस करके इसके लिए माइनस करके ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये नीचे एक्सिस है, आप लोगों को पता होगा 4 एक्सिस होते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मतलब ये अपना एक्स पॉजिटिव इधर रहता है, एक्स नेगेटिव इधर रहता है, वाई इधर पॉजिटिव रहता है, वाई इधर नेगेटिव रहता है, तो इधर नीचे वाला इसके लिए है, ठीक है। तो ये माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस क्या है इसके लिए? मास क्या है? एम बी, और ये क्या है? वेलोसिटी वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट हटाओगे ना तो इस बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये मैं डायरेक्ट हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया, उसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं बेसिक सर्वसमीका त्रिकोणमिति में, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, यहाँ पर से और यहाँ पर से इन दोनों में मैं कुछ तिगड़मबाजी करके यहाँ से
साइन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसको मैं 1 ला सकता हूँ। कैसे लाऊंगा उसको देखो। तो समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जो एम वाई वी वाई कॉस फाई है इसको बस रहने दो, बाकी इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, एम वाई वी वाई कॉस फाई इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम बी। ठीक है, और ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया, ये हो गया। उसके बाद इस वाली इक्वेशन को भी देखो, इधर माइनस है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो समीकरण नंबर 2 से, इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हो और नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वाई वी वाई साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। अभी हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं और जोड़ दूं। स्क्वायर करूंगा और जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर से बताओ, इसको स्क्वायर करूंगा तो एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बनेगा LHS में, और यहाँ पे भी वैसे बनेगा एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो इन दोनों को मैं जोड़ना भी है, तो जोड़ूंगा तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, एम वाई वी वाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर और ये साइन फाई। ठीक है, अभी LHS के बात कर रहे हैं। LHS के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों में से मैं एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बचेगा अंदर में क्या, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये साइन स्क्वायर है जो कि वर्ग भी कर रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, तो क्या बनेगा, सिर्फ एम वी वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से सर्व समीकरण लगा है। अब बात करते हैं RHS का, यहाँ पे RHS बचा हुआ है ना, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो सबसे जोड़ना भी है। तो सबसे पहले मैं इसका वर्ग कर देता हूँ, ये छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बस सॉल्व करना है, फिर वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं इधर मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ेगा तो देखो अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्या है, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सर्व समीकरण लग जाएगा, तो लगाते हैं। इधर क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर मतलब एम ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab मतलब 2ma वी बी कॉस थीटा। समझ में आ गया ये। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी मैं दोनों को कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, ये दोनों 1 हो गया, और तो ये इतना, ये बस बचेगा कॉमन जो निकला है अंदर में क्या और ये क्या है, एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस 2ma वी बी कॉस थीटा। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा, तो आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि जो a x y और b ये है, इसके लिए जो गतिज ऊर्जा है वो क्या लिए थे हम लोग, इसके लिए a लिए थे, इसके लिए इसकी गतिज ऊर्जा 0 थी। ठीक है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसका क्या था, y लिए थे, और इसके लिए b लिए थे। लिख दूँ इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, y और इसके लिए b, ये गतिज ऊर्जा था। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यूज़ करेंगे तो कैसे होगा, तो बताओ मैं ए के लिए गतिज ऊर्जा E A का मान लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए के लिए। ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग जब भी पढ़ो इसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ए के लिए गतिज ऊर्जा E A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन इसके लिए मास क्या है, ma है, इसको भी यहाँ पे लिख ही देते हैं। ठीक है, ma हो जाएगा, इसके लिए मास mx था, इसके लिए मास my था, और इसके लिए मास mb था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v
ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए के लिए निकल गया। उसके बाद उसी प्रकार इसके लिए गतिज ऊर्जा 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए ई वाई बराबर 1/2 m, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बी के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। बी के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ई बी बराबर 1/2, ये हो जाएगा एम बी और वी बी स्क्वायर। तो ये हम लोग गतिज ऊर्जा हमको पता है। अब इसी का ही कुछ यूज़ करके यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, छोटा करना है जो कि हम लोग को मेन फाइनल क्यू वैल्यू को मान निकालना है, तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करें कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, ये माइनस आएगा ना, a माइनस बी था तो ये -2ab होता है। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर से, देखो तो ये हमको दिख रहा है LHS में my² vy², और यहाँ पे भी दिख रहा है my vy², लेकिन यहाँ पे my है, यहाँ पे my² है, तो मैं इसको my² बना सकता हूँ। दोनों साइड में क्या कर दूंगा, my का मैं गुणा कर दूंगा। तो इस रिएक्शन से बताओ क्या, इस मतलब इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं my का गुणा कर दिया। ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा my² और vy², ऐसा हो जाएगा ये वाला इक्वेशन। अब 2 को भी मैं इधर ही भेज देता हूँ। ठीक है, तो 2 को इधर भेज दिया तो क्या बच गया, my² vy², और तो my² vy² का वैल्यू ये है। इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं, रख सकता हूँ भाई, क्योंकि दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके जगह में आ जाएगा। तो अब इसको मैं कहाँ पे मिटाऊँ, इसके जगह में या फिर इसके जगह में बोल सकते हो ना, एक स्टेप और सॉल्व कर लिए थे, यहाँ पे मिटाता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा, या फिर वो तो समझ में आ ही गया होगा ना, उसको भी मिटा ही देता हूँ। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू ये यहाँ पे रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा, इसके जगह में ये रखूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2EYMY। ठीक है, और RHS में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी देखो कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, MB² VB² है, यहाँ पर से मैं कर सकता हूँ सेम वही क्रिया यहाँ पे भी करता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से MB का मैं गुणा कर देता हूँ, तो ये MB और EB, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 MB² VB², 2 को फिर से इधर ही भेज देता हूँ, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया। तो हम लोग इसका वैल्यू सीधा ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2MBV या फिर EB। ठीक है, ये वैल्यू रख दिए सीधा। उसके बाद इसका वैल्यू भी सेम यही क्रिया यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब बताओ इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2MAEA इक्वल टू MA² VA², ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं सीधा ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2MAEA, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि बीच में माइनस था, 2 पहले से था। ठीक है, MAVA चूँकि MA² VA² का मान ये है, मेरे को सिर्फ चाहिए MAVA का, तो मैं दोनों साइड में क्या कर दूँ, अंडर रूट कर दूँ, तो ये हट जाएगा, तो MAVA आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रख दो इसका वैल्यू MAVA बस कर रखे हैं अभी तक, है ना, 2MAEA, ये हो गया। उसके बाद आगे और देखो, यहाँ पे क्या है, MBVB है, तो यहाँ से MBVB का मैं सेम वही क्रिया यहाँ पे भी कर दूंगा, तो अंडर रूट हो जाएगा ये, और वैल्यू किसका आ जाएगा, MBVB का, ये वैल्यू आ गया। तो अंदर में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 2MBEB, और लास्ट में क्या बचा हुआ था हमारे पास, cos थीटा, तो ये cos थीटा को यहाँ पे सीधा सीधा में लिख दिया। तो ये इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो और समझ में आएगा। ये हो जाएगा 2MBEB प्लस 2MAEA, ये क्या हो जाएगा, देखो पे √2 हो जाएगा, और 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और √MAEA, और ये सब अंडर रूट में ही इसको रख लो। ठीक है, MAEA MBEB, ये सबको एक साथ ले लिया, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, cos थीटा बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, इधर क्या बचा हुआ था, EYMY, और इधर 2, देखो 2 को मैं डिवाइड कर दूँ, 2 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा 2। ठीक है, इसके बाद जो MY है इसको भी मैं सभी में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से हटा के या फिर नीचे ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा MY, यहाँ पे भी MY, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा MY हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें क्या वैल्यू बस बच गया, EY का वैल्यू बच गया, यही हमको चाहिए था। तो इसको समीकरण नंबर 6 दे सकते हो।
तो देखो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ई वाई का वैल्यू आ गया, तो इस ई आई के वैल्यू को हम लोग क्यू मान वाले वैल्यू में रख देते हैं। क्यू वैल्यू वाला मान क्या था, क्यू बराबर ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, ये था हमारा क्यू वैल्यू का जो फार्मूला था। ई वाई का मान आ गया है, तो ई वाई का मान को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो में मान रखने पर तो बताओ, और मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाई की जगह हमें पूरा जो आया हुआ है उसको रख दो। तो ये ए स्मॉल है, ठीक है, ए और बी के लिए स्मॉल है और एक्स और वाई के लिए कैपिटल एम है। तो एम बी ई बी हो गया, ये कैपिटल एम वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम ए ई ए और नीचे में एम वाई, ठीक है, -2/m/y। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, एम ए एम बी, ठीक है, ई ए ई बी और इसका 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट है तो, और लास्ट में क्या बच जाएगा, cos थीटा। तो ये लाइन आपको समझ में आया। तो यहाँ पर लास्ट में और भी बचा हुआ है ई बी, ठीक है, और लास्ट में ई ए। तो ये जो इक्वेशन आया ये हमारा क्या है, क्यू वैल्यू का मान है। इसको इसी को क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू समीकरण भी बोला जाता है, क्यू मान का समीकरण भी बोला जाता है। कई बुक में क्या होता है, इसी को ही फाइनल अपना समीकरण देगा, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ई बी है, ई बी है, दोनों में है, दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, एम बी अपान एम वाई प्लस 1 बचेगा, ठीक है। एक बार लिख के बताते हैं, एम बी ई बी अपान एम वाई प्लस 1। अच्छा, ई बी तो कॉमन निकल गया, तो ई बी ये कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ई बी प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ई ए है और ई ए है, दोनों में कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो ई ए कॉमन निकल गया, क्या बच जाएगा, एम ए अपान एम वाई और इधर -1, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, तो एम वाई एम ए एम बी ई ए ई बी इसका 1/2 हो जाएगा और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो कुछ बुक में इसको भी हम लोग क्यू वैल्यू समीकरण भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल समीकरण ये वाला हो गया 7, या तो फिर इसको 7 बोल सकते हो, या तो फिर कई बुक में और एक तरीके से लिखा जाता है, इसको एलसीएम निकाल देता है। तो एलसीएम निकालेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है, एलसीएम निकलेगा तो एम बी प्लस एम वाई अपान में एम वाई, ठीक है, ऐसे लिख देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ई ए ये हो जाएगा एम ए माइनस एम वाई अपान एम वाई, ठीक है। और ये जो बच गया वो सेम चीज़, एम वाई एम ए एम बी ई ए ई बी इसका 1/2 इसका cos थीटा। तो इसको भी आप लोग समीकरण नंबर 7 ले सकते हो। मतलब इस 3 तरीके से आप लोग क्यू वैल्यू का मान यहाँ पे रख कर निकाल सकते हो। देखो अभी ये मेन फार्मूला आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें इस सब का मान पता रहेगा ना, एम बी ई बी एम वाई ये सब का मान पता रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा क्यू वैल्यू का मान निकाल सकते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा है लेक्चर, लेकिन एक एक स्टेप को समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और कई बार क्या होता है, एक वो पूछ लेता है, कंडीशन पूछ लेता है, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है, तो देखो डायग्राम में आपको याद होगा जो बी था वो किसी थीटा एंगल पर ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। यदि वो थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब जैसे कि ए था, ये एक्स से टकराया तो फिर इधर y निकल रहा था और इधर b निकल रहा था, जो कि इस वाली एक्सिस से थीटा कोण बना रहा था। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, मतलब इधर ना जाके सीधा इस डायरेक्शन में आ जाए, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे मैं cos थीटा की जगह में 90 डिग्री रख दूंगा, तो कितना cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इतना बस टर्म बचेगा, ये वाला, ठीक है, क्यू वैल्यू का मान। तो इस कंडीशन में क्यू वैल्यू का मान ये हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी एग्जाम में आता है तो लिख सकते हो, यदि पूछेगा तो लिख सकते ना, अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ तक भी आप लोग लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और जिस मान लो किसी रिएक्शन में फोटॉन भी निकलता, एच न्यू भी निकलता मान लो, तो उसको कहाँ पे लिखते, तो उसको यहाँ पे एच न्यू करके ऐड कर देते इसके नीचे में, ठीक है। तो ये खैर ज़रूरत नहीं है, अगर आता तब की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा लेक्चर। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है शॉर्ट टर्म में, 1 नंबर है या 2 नंबर में। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये क्या होता है, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया,
तो इन दोनों का जो डेफिनेशन है वो इसी फार्मूला से ही निकाल सकते हैं, क्यू वैल्यू वाले फार्मूला से। कैसे निकाल सकते हो? यदि क्यू वैल्यू का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब उस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है। क्यों धनात्मक हो रहा है? क्यों धनात्मक हो रहा है मतलब उसमें ऊष्मा जो है बाहर निकल रही है। ऊष्मा मतलब इसके इस वाले लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी ऊर्जा बोल सकते हो। ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप है, समझ लो, ठीक है। मतलब ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो मतलब क्यू धनात्मक है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ऊष्माशोषी कब बोलेंगे? जब क्यू का मान ऋणात्मक हो, 0 से कम हो, तब उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऊर्जा है वो अवशोषित होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से पूरा लेक्चर था, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा सी बड़ी लेक्चर है लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक ओवर हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, चैनल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक दो टॉपिक और रहेगा, कंपाउंड क्या है देख के बता देता हूँ, कंपाउंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन, ये सब है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।